आपकी वसंत पुस्तिका भाग 2 के पाठ 14 के अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। बच्चों, ये एक कहानी है और इसके कहानीकार हैं प्रयाग सुल। इसके शीर्षक से जैसा स्पष्ट होता है कि इसके अंदर जो है खान पान के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार हमारे खान पान में बदलाव आता चला गया। तो आइए अब हम इसका अध्ययन करते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। तो ये बता रहे हैं कि 10-15 वर्षों के अंदर जो है हमारी खान पान की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया। जैसे पहले डोसा, बड़ा, सांभर, इडली, रसम आदि केवल दक्षिण भारत तक मिलते थे, लेकिन अब ये उत्तर भारत में भी हर जगह मिलते हैं। और हमारी जो ढाबा संस्कृति है उसके कारण जो उत्तर की भारतीय रोटी है, रोटी, दाल, साग आपको मिल जाते हैं आसानी से। और जो फास्ट फूड, तुरंत तैयार होने वाला फूड है, उसका चलन भी आजकल शहरों में बढ़ गया है। पहले ये फास्ट फूड, बर्गर, नूडल्स ऐसी चीज़ें जो हैं केवल सीमित लोगों तक ही खाई जाती थी, लेकिन अब जो है इसके लिए कोई भी अजनबी नहीं है। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो 2 मिनट नूडल्स वाले ऐड से तो सभी परिचित हैं, क्योंकि ये ऐड बहुत अधिक आता है। इसको बड़े बच्चे बूढ़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। और अब जो है जो आलू चिप्स आदि के विज्ञापन भी घर घर में तेज़ी से जगह बना रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में विविधता अपनी जगह बना चुकी है। तो ये कह रहे हैं आजकल गुजरात का जो ढोकला वो भी बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है। और जो बंगाली मिठाइयाँ होती हैं उनकी केवल अब चर्चाएं नहीं होती, बल्कि वो हर जगह आसानी से उपलब्ध हैं। तो ये जो है सारा भोजन अब मध्यम वर्गीय परिवार में भी अपनी जगह बना चुका है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी हैं और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। तो जो हमारी ब्रेड थी पहले केवल कोई अफसर लोग थे उन्हीं की तक सीमित थी, लेकिन अब ये घरों में प्रयोग की जाती है। और ये जो खान पान की बदली है संस्कृति, इससे जो हमारी नई पीढ़ी है वो बहुत अधिक प्रभावित हुई, क्योंकि वो जो स्थानीय व्यंजन थे उनके बारे में नहीं जानती और जो नए व्यंजन हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरे के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही।
यानी जो चीज़ें बची हुई भी हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की भी फुर्सत अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजों के बीजों को सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। अर्थात जो है हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं भी वो अब हैं जरूर, लेकिन जो उनकी गुणवत्ता है, उनका स्वाद है, उसमें भी फ़र्क आ गया है। और जो मौसम ऋतुओं में फलों और खाद्यान्नों से व्यंजन बनते थे उन्हें भी अब किसी के पास बनाने की फुर्सत नहीं है। पहले महिलाएं क्या करती थीं, खरबूजे के बीज सुखाती और उनको सुखाकर उनसे बर्फ़ी, मिठाइयाँ इत्यादि बनाती, लेकिन अब यह कार्य करना उनके लिए एक कठिन काम है। यानी हम पाते हैं एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। तो ये कह रहे हैं कि स्थानीय व्यंजनों में कमी आई, लेकिन एक और चीज़ देखने वाली बात है कि जो देशी और विदेशी व्यंजन है केवल उन्हीं को बनाया जाता है जिनको पकाने में आसानी हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो आज का हमारा जीवन भागम भाग का है उसमें जो कठिनता से चीज़ें बनती हैं उनको केवल कभी कभार बनाया जाता है, और रही सही कसर जो है इनको बनाने की छोड़ने में महंगाई ने पूरी कर दी है। क्यों? महंगाई के कारण जो है लोग इनको बनाने के लिए सोचते हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला, भले ही किन्हीं कारणों से किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। तो जहाँ ये संस्कृति हमारी बनी है मिश्रित, उसका हमें फ़ायदा भी हुआ है कि इससे क्या है, अब जो गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाएं हैं उनको बहुत जल्दी तैयार होने वाले भोजनों की विधियाँ मिल गई हैं, और जो नई पीढ़ी है वो देश विदेश के व्यंजनों के बारे में जान गई है। और भले ही किन्हीं कारणों से किन्हीं खास, चाहे उनमें क्या है कि उन्हें उसका बदला हुआ रूप ही मिला है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ, इसके कारण ही खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। और इसका कारण क्या रहा, क्यों प्रसार हुआ हमारे इस तरह व्यंजन का, कि उद्योग धंधे और नौकरियों में जो तबादले होते थे उससे एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में गए और वहाँ पर उन्होंने अपने व्यंजनों का प्रसार किया। आपने देखा है जब मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे स्कूल में जाते हैं और टिफ़िन खुलते हैं तो उस समय जो है अलग अलग प्रदेश के व्यंजनों की एक खुशबू आती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए एक नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरों चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन अब हम उस बोली, बाणी, भाषा, भूषा आदि को किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी है। तो खान पान से इससे हमें क्या हुआ, एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमें राष्ट्रीय एकता के बीज मिले। क्या हुआ कि हमने एक दूसरे के जाना, खान पान के विषय में जाना, और जब खान पीन के विषय में जानेंगे तो हम उसकी अन्य बातों के विषय में भी जानेंगे, उसकी बोली, भाषा आदि विषय में भी जान जाएंगे। इसी के साथ ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों में प्रचार नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य होगा।
तो ये कह रहे हैं कि हमें अब लेकिन स्थानीय व्यंजन जो हैं उनका पुनरुद्धार भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये केवल 5 सितारा होटलों में प्रचार के लिए छोड़े जाएं वो उचित नहीं है। इन्हें हमें अपने घरों में भी बनाना पड़ेगा और घरों बाज़ारों से इनका गायब होना जो है हमारे एक दुर्भाग्य का कारण होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। तो अब आप देखते हैं कि जो पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ बनती थीं वो अब बाज़ारों में धीरे धीरे लुप्त हो जा रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहीं दिखाई नहीं देते। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है और जो उत्तर भारत में व्यंजन मिलते हैं उनकी भी अब दुर्गति ही हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। तो क्या होगा, जो चीज़ें पहले हमें दुकानों में, गलियों में मिल जाती थी अब उन्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा जाता है। और ये जो है जिनको हमने, कड़वा सच क्या है कि सच्चाई है कि आधुनिकता की होड़ में चलकर हमने स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दिया जो हमें फ़ायदा देते थे और दूसरी सभ्यता के व्यंजनों को अपनाया जो हमारे लिए स्वास्थ्य रूप में भी हानिकारक हैं। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रखी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। हम प्रायः इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जो मिश्रित संस्कृति है उसका व्यंजन का हम अलग अलग स्वाद नहीं ले पाते। जब हम किसी प्रीति भोज या पार्टी में जाते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें एक साथ हम देखते हैं और एक ही प्लेट में रख लेते हैं, तो इससे उनका स्वाद भी गड़बड़ हो जाता है। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह के जांचते रहना चाहिए। तो अब इससे यही लगता है जो हमारी मिश्रित संस्कृति बनी है ये और अधिक आगे बढ़ती जाएगी और उसे हम इसी तरह जांचते रहेंगे। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार हमारे स्थानीय व्यंजन धीरे धीरे लुप्त होते चले गए और अन्य सभ्यता संस्कृति के व्यंजनों को हम अपने अंदर आत्मसात करते रहे, अर्थात उनका प्रयोग करते रहे। तो लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अन्य व्यंजनों के साथ साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को नहीं भूलना चाहिए। हमें उनका प्रयोग भी पहले की भांति ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उनका ज्ञान होना भी जरूरी है। तो बच्चों, आज का अध्याय हम यहीं